वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीओ की डिवाइस सीरीज में। और डिवाइस सीरीज में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर ज्योग्राफी की पहली क्लास। ये जो क्लास होगी ये हिंदी माध्यम में होगी क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हिंदी माध्यम वाले ही हैं और उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज पूरी हिंदी में चलेगी। और अगर आप बीओ की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि पेपर में हिंदी आएगी मेंस में। और वैसे भी प्री पास करके तो केवल काम चलना नहीं है, आपको मेंस भी देना पड़ेगा। तो इस वजह से अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, अपने विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तय किया है कि ये क्लास आपकी हिंदी में रहेगी, ठीक है। हालांकि इंग्लिश वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं प्रयास करूँगा कि कुछ जो टफ वर्ड्स हों उनको मैं इंग्लिश में बता दूँ कि इनका मतलब क्या होता है। बाकी तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिटी में देखिए, कंटेंट की क्वालिटी एकदम बेस्ट है। और मैंने जैसा कि आप लोगों से बोला था कि अब मैं जो भी टॉपिक करवाऊंगा, जैसे मान लीजिए अभी हम इसमें जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ चुके हैं, किस किस में पीसीएस में, चाहे यूपी पीसीएस में आए हों, चाहे बिहार पीसीएस में आए हों, चाहे एमपी पीसीएस में आए हों या फिर आईएएस में आए हों, उनको हम ज़रूर यहाँ पे लगाने का कोशिश करेंगे। इससे होगा क्या कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे आपने भारत का ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने जो है फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ा, तो अगर आप इंडिया का फिजिकल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो वहाँ से किस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं या आ चुके हैं उनको ज़रूर हम साथ के साथ लगाएंगे, जिससे आपका प्रॉपर होल सोल आपको पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है उससे पेपर में सवाल कैसे आएंगे। वरना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं पेपर में सवाल कैसे आएगा। इसके अलावा हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं पीसीएस के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। इसके अलावा आरओ के मेंस के लिए भी हमने बैच शुरू कर दिया है, ठीक है। हालांकि इसमें अभी संशय है, हो सकता है री एग्ज़ाम दोबारा हो। इसके अलावा बीओ के लिए भी पेड बैच शुरू हो चुका है। आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ये हमारा इंडेक्स जो हमें इसमें कवर करना है, ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, देख लो, ठीक है। भारत की भौगोलिक जानकारी हम पढ़ेंगे, भारत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, सीमावर्ती देश, भारत का भौतिक स्वरूप, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, हिमरेखा और हिमनद, भारत के पठार, मरुस्थल, भारत के समुद्र तट, द्वीप समूह, जनजातियाँ, अपवाह तंत्र, झीलें, जलवायु, मौसम, वर्षा, भारत में शीत ऋतु, भूजल संसाधन, प्राकृतिक आपदा, मिट्टियाँ, मृदा अपरदन, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई, नहरें, हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, खनिज संसाधन, लौह इस्पात, भारत में परिवहन, पर्यटन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, शैल, ये सब जो है टॉपिक हम पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं पूरा पढ़ के टाइम खराब नहीं करूँगा, सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो जो आज जो हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है भारत के भूगोल में। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है भारत की भौगोलिक जानकारी, यानी भारत की जो फिजिकल इंट्रोडक्शन है, आज हम उसको जानेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक से किस तरीके से सवाल आएंगे उनको भी हम साथ के साथ ही लगाएंगे, जिससे आपका पूरा आपको क्लियर हो जाए कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर सवाल लगाएंगे। सबसे पहले है नाम। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो नाम ही पूछते हैं। तो भारत का जो नाम है वो है, ऑब्वियस बात है, भारत। लेकिन इसके अलावा अन्य नाम भी हमें इसके देखने को मिलते हैं। जैसे इसके अन्य नामों में आता है आर्यावर्त, क्योंकि आर्यों की भूमि है, भारतवर्ष राजा भरत के नाम पर। इसके अलावा जम्बूद्वीप, प्राचीन जो हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें इसका नाम जम्बूद्वीप भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो नाम दिया है ये दिया है ईरानी लोगों ने। और फिर नाम देखने को मिलता है इंडिया, ये नाम दिया है यूनानी लोगों ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। राजधानी की बात करेंगे, भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, 1927 से ही, या अगर हम और जाएं तो 1911 के दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से बदल के कर दी गई दिल्ली, और 1927 में फाइनली दिल्ली बन के तैयार हो गई। जलीय जीव की बात करेंगे तो भारत का जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, याद रखना। भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नदी है गंगा, राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय पुष्प है भारत का कमल, और राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन, ठीक है। और अगर हम भारत में राज्यों की बात करेंगे तो वर्तमान में राज्यों की संख्या है 28। ऐसे ऐसे सवाल तक पेपर में आए हैं। भारत में कितने राज्य हैं मैं भी दिखाऊंगा आपको, तो हर चीज़ हमें ध्यान से पढ़नी है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे इसको। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ चुका है, अभी हम इसको देखेंगे। ये है 2.4%, यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 है। यानी अगर हम मान लें कि पूरी दुनिया में जो जमीन है वो 100 किलोमीटर है, तो उसमें से करीब करीब 2.5 किलोमीटर हमारे पास है। भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, ये भी पॉइंट पेपर में आ चुका है। आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है, 4 कोण है भारत के, अभी हम आगे देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार दोनों महत्वपूर्ण है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, याद कर लेना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्य हैं 18, यानी ऐसे राज्य जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं वो हैं 18। ठीक है, आगे देखो। देशांतरीय विस्तार है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि गुजरता है मिर्ज़ापुर से, ध्यान रखना, इलाहाबाद के नैनी से नहीं जाता है, इस बात को स्पेशल याद रखिएगा। हो सकता है कोई बुक आप पढ़ो वहाँ पे दिया हो कि भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, वो गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, आज के समय में जो सही जानकारी है वो है मिर्ज़ापुर, और हमारा जो समय है, हमारा जो मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है, ये भी ध्यान रखिएगा, बेसिक बात है, आप लोगों को पता होगी। भौतिक, अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214, यानी उत्तर से दक्षिण का मतलब हो गया, जैसे अगर मैं इसमें आपको बताऊं कि आप यहाँ से चलना शुरू करो लद्दाख से और नीचे तक आ जाओ, तो ये कितनी है? ये है 3214। और अगर आप यहाँ से चलना शुरू करो और बिल्कुल यहाँ तक चले जाओ, ठीक है, तो ये है 2933, ध्यान रखना। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर पूछे जाते हैं, यहाँ पर देख लो, दिया होगा, दोनों ही दिए होंगे। देखो, भारत के भौगोलिक विस्तार में उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214 और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933। ठीक है, इधर आ जाइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राजभाषा हिंदी, राजभाषा है, ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में अब पहला स्थान हो गया है भाई, अब पहला है, ध्यान रखना, अब दूसरा स्थान हमारा नहीं है ना। हमने काफ़ी तरक्की कर ली है बच्चे पैदा करने के मामले में, तो अब हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, अब हम पहले नंबर पे हैं। ठीक, और देखो, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जलीय सीमा की लंबाई है साथियों 7516.6 किलोमीटर, यानी जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर और जो वाटर बाउंड्री है वो है 7516 किलोमीटर। भारत की जलवायु किस तरीके की है साथियों? तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, ध्यान रखना। और भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये 2011 का डेटा है, तब से अभी तक सेंसस हुआ नहीं है, तो यही हमें देखना पड़ेगा। 121 करोड़ के आसपास भारत की आबादी आज के समय पर, मतलब 2011 के अनुसार है, हम इसको मानेंगे। आज के टाइम पर देखेंगे तो अभी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो आपके काम की नहीं है, पेपर में नहीं पूछेगा क्योंकि ऑफिशियल डेटा नहीं है। भारत की कुल आबादी में महिलाएं कितनी हैं? तो भैया 58 करोड़ 75 लाख, ठीक है, 84,719 करोड़ महिलाएं हैं, और इनका जो ठीक है, ये महिलाएं हैं। और अगर भारत में कितनी ग्रामीण आबादी है ये भी ध्यान रखना, तो भारत में ग्रामीण आबादी है 68.8%, जो कि कुल आबादी का होती है 83.37 करोड़। ठीक है, अगर हम बंदरगाहों की बात करें, भारत में बंदरगाह कितने हैं? तो भारत में बंदरगाह हैं 13 बड़े बंदरगाह हैं, जो हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये भी पॉइंट याद रखना कि भारत में जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5 है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, भारत में जो जमीन है वो विश्व की ज़मीन का 2.4 है, और भारत में जो आबादी है वो विश्व की आबादी का 17.5 है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। भारत में SC आबादी कितनी है? तो टोटल आबादी का 16.6% जो है SC आबादी है, ध्यान रखना। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है साथियों? तो ये है 17.7%, यानी हर 10 साल में हम अपनी आबादी को करीब करीब 17.5% बढ़ा लेते हैं पिछली आबादी का, ध्यान रखना। ठीक है, भारत में पर्वतीय क्षेत्र कितने हैं? तो ये हैं 10.7%। भारत में पठारी क्षेत्र कितना है? ये है 27.7%, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल में 27.7% पर पहाड़ हैं, 10.7% पर
पर्वत हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व देख लो तो ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी अगर हम 1 वर्ग किलोमीटर में जाएं तो इस 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है 382। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है भारत में कुल पुरुष साक्षरता, तो ये है 80.9%। ऑब्वियस बात है, 2011 का ही डेटा है तो यही देखना पड़ेगा हमें। और फिर है कर्क रेखा पर स्थित राज्य। ध्यान रखना, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से। देखिए ये जो लाइन जा रही है ना, ये डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इसी को हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के जा रही है, बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला स्टेट है गुजरात, दूसरा स्टेट राजस्थान है। देखो ध्यान रखना, राजस्थान देखो हल्का सा टच हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। तो दूसरा स्टेट है राजस्थान, तीसरा स्टेट है MP, चौथा स्टेट है छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ध्यान रखना, तो टोटल 8 राज्यों से होकर के जाती है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि इनमें से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इन 8 के अलावा कोई 9वां दे देगा, जैसे ओडिशा दे सकता है या बिहार दे सकता है, उत्तर प्रदेश दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 राज्य हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है। ये है वो 8 राज्य जहाँ से होकर के गुजरती है हमारी कर्क रेखा। यही सब लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए यहाँ से जो सवाल पेपर में आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, उन्हें हम लगाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति से पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अब चलिए आपको दिखाता हूँ पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अभी जो टॉपिक पढ़ा है हमने उससे, आप देख सकते हैं ये UPSC मेंस का क्वेश्चन है 2006 का, और नॉर्मल क्वेश्चन है। ये आपका प्री में भी पूछा जा सकता है, PCS प्री में भी और BO प्री में भी ये आ सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो भाई, आपको बताना है इनमें से कौन से कथन भारत के बारे में सही है। देखो स्टेटमेंट है और फिर पूछ रहे हैं हमने कौन कौन सही है। पहला है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा था कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अभी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था पीछे? तो इसका जवाब क्या होगा? एक सेकेंड, इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ। हाँ जी, तो इसका जवाब क्या होगा? 7वां। ये कह रहा है 5वां, तो क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग घेरे हुए है। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था आपको, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि भारत में जो ज़मीन है पूरी दुनिया की वो 2.4 है, 2.4% है, और भारत में जो आबादी है पूरी दुनिया की वो है 17.5। मैंने आपको बताया था, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, पेपर में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है 2.4 है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में है। देखिए, पूरा भारत उष्णकटिबंध में नहीं है। अगर आप भारत को देखोगे, ठीक है, जैसे कि अगर हम भारत को देखें तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा जो है ये शीतोष्ण में है। ध्यान रखना, कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा किस में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा जो है उष्ण कटिबंध में आता है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि पूरा भारत शीतोष्ण कटिबंध में है, तो क्या स्टेटमेंट सही होगा? नहीं होगा, गलत हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं हो गया? तो ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। फिर है चौथा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत के मानक समय के रूप में, भारत के मानक समय को बताने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा। तो इनमें कौन कौन से सही हो जाएंगे? केवल दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। बाकी सारे के सारे गलत हैं। इसमें आई बात समझ में नहीं आई? इस तरीके के सवाल पेपर पूछे जाएंगे। एक और देखते हैं, ये आपका देखिए, ये झारखंड PCS में पूछा गया प्रश्न है, प्री में 2016 में, यानी अभी आया कुछ साल पहले ही। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो मैंने अभी जस्ट आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर मैं ऊपर वाले 6 आपको बता दूं तो उनको भी आप लोग नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। ऊपर वाले 6 पे तो देखो, इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या मैं लिख ही देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस के बाद नंबर आता है साथियों कनाडा का, ध्यान रखना। कनाडा के बाद नंबर आता है USA का, यानी अमेरिका का। अमेरिका के बाद नंबर आता है चीन का।
ठीक है। चीन के बाद नंबर आएगा ब्राज़ील का। ये अपने क्रम से ही चल रहे हैं, ध्यान रखना, मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ बट ये क्रम से चल रहे हैं। ब्राज़ील के बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। और 7वें पे आता है हमारा प्यारा भारत। तो ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसका क्रम कहाँ पर है। तो भारत विश्व में कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। अभी हमने PDF में ऊपर देखा कि नहीं देखा। आगे देखो, आगे यहाँ पर भी ये भी झारखंड PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरीके के सवाल पेपर में आएंगे भैया, BEO में ऐसे ही सवाल मिलेंगे। प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। अब देखो इसको पढ़ो जरा। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख, हाँ, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी वही 32,87,263 ही हो गया। तो ये वाला बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार सही तो है यार, बिल्कुल सही तो लिखा है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, अभी तो हमने पढ़ा, ये भी सही है। रेखीय विस्तार, यानी रेखीय विस्तार कुछ और नहीं है, देशांतरी विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये भी ठीक है। लेकिन भारत में राज्यों की संख्या 26 है क्या? नहीं, इसको मैंने बताया कि भारत में राज्यों की संख्या आज के समय में 28 जो है हमारे पास पूर्ण राज्य है, ठीक है, यानी टोटल स्टेट जो पूर्ण राज्य हैं, ठीक है। और हमारे पास 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। तो टोटल आप देखोगे तो भारत में कुल राज्यों की संख्या, वैसे राज्य पूछ रहा है तो यहाँ पर 26 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 28 होगा। तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया। इसी तरीके से पेपर में आपके सवाल पूछे जाएंगे। जैसे इसको देख लो, भारत में कितने गांव हैं, तो भैया भारत में 6,40,000 गाँव में, ध्यान रखना 6,40,000। अब इसमें कोई ऑप्शन है? 6,40,000 वाला कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? कोई ऑप्शन नहीं है, यानी इनमें से डी हो जाएगा, कोई नहीं। इसी तरीके के सवाल पेपर में आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये देख लो, अब इनमें से पूछ रहा है भारत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, आपको बताना है ये, है ना। तो भारत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो इसमें तो ये तो हो जाएगा आसानी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। अभी तक इतने सारे जवाब मैंने आपको दिए हैं, इसका आंसर आप मुझे करिए कि आखिरकार इसका आंसर सही क्या होगा। बहुत आसान है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी के आधार पर आंसर कर देना। इस तरीके के सवाल पेपर में आपसे पूछेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई? अब देखो, ठीक है। अब हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल अक्षांशीय देशांतरी विस्तार से महत्वपूर्ण तथ्य। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है वही सब है, कोई खास इसमें नई चीज नहीं है। जो हमने ऊपर पढ़ा है सारा का सारा वही यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दे दिया है, ठीक है। कुछ ऐसी नई चीज इसमें खास नहीं है, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा है वही है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप देख लो। जैसे भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। जैसे हिमालय एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली 22 डिग्री वाली, ठीक है। हाँ, यानी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे जैसे भारत जो है, अगर आप नॉर्थ से नीचे की तरफ चलना शुरू करोगे साउथ की तरफ, तो यहाँ पर देखो भारत चौड़ा है, चौड़ा है कि नहीं। लेकिन एक इसमें डिग्री आएगा जिसका नाम होगा 22 डिग्री। 22 डिग्री से जैसे ही आप नीचे बढ़ोगे तो भारत फिर छोटा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर और छोटा, यहाँ पर और छोटा, यहाँ पर और छोटा। तो वो डिग्री जहाँ से भारत छोटा होना शुरू हो जाता है वो 22 डिग्री है। इसको आप लोग स्पेशली याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। सीधा सीधा फैक्ट है और इम्पॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, ठीक है। बाकी भारत के पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी है, तो बहुत बेसिक पॉइंट है, सबको पता है। ये देख लो, ये है बंगाल की खाड़ी पूरब में, और पश्चिम में आपको मिलेगा अरब सागर, सब जानते हैं। नीचे की तरफ मिलेगा आपको हिंद महासागर, ये रहा नीचे हिंद महासागर, सबको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। इतना कोई लुल्ल नहीं है जो तैयारी कर रहा हो PCS और BO की, उसे ये भी ना पता हो, ठीक। आगे देखते हैं जरा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। मैंने आपको बता ही दिया। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। हाँ,
यहाँ पर आप देख लो। कुछ और फैक्ट हैं जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया वही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान विश्व में 7वां है और पहले नंबर पर रशिया है, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें नंबर पे है। ये मैंने आपको बताया। क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से भारत अब दूसरा नहीं है, भारत पहला हो चुका है। सबसे ज़्यादा आबादी हमारे यहाँ पे है। ठीक है ना। हाँ, अक्षांश रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी की ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। बेसिक पॉइंट है, आपको पता होगा। ठीक है। अक्षांशों को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ इस मैप की सहायता से। इसको आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे इसको तो देखो, ये जा रही है भैया, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर का सारा उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे का सारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। यही बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। ठीक है। हाँ, और देखो, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्रमशः 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है, सबको पता है। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं धरती पर कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या स्पेशल याद रखिएगा, 179 पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, आगे देखो। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहा जाता है। इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, जो कहाँ से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक है। हाँ, बाकी बताया गया है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है और वही सब है जो हम ऊपर पढ़ करके आए हैं, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक है, इतना ही मेरे हिसाब से जो है आपको इसमें पढ़ना चाहिए, वही है जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो अक्षांश और देशांतर के अंतर के आधार पर मापा जाता है। भारत में आधिकारिक भौतिक मानक समय का निर्धारण उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र में रखकर होता रहा है, जिसका निर्धारण दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि है हमारी मानक समय रेखा। ठीक है। हाँ, और देख लो जरा कुछ। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में है। ध्यान रखना, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। 2004 में हिंद महासागर में भूकंप के कारण जो सुनामी आई थी उससे इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। ध्यान रखना, आगे हम इसे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, बाकी कुछ चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है और 10 डिग्री चैनल है, इनको देख लो। 8 डिग्री चैनल पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ। 8 डिग्री चैनल आपको मिलेगा मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, ध्यान रखना। 9 डिग्री चैनल आपको मिलेगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। और 10 डिग्री चैनल आपको मिलेगा लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट सारे के सारे। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है तथा पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी है। ठीक है, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। बेसिक बात है, देखो यहाँ आपको बता देता हूँ।
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको मिलेगा यहाँ पर अंडमान निकोबार में, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर मिलेगा इंदिरा कॉल। इधर जाओगे तो मिलेगा किबिथु, जो पड़ता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। और इधर पश्चिम में आप जाएंगे तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है ये है आपका गुहार मोती, जो कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया लद्दाख में भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, अंडमान निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा कॉल मतलब इंदिरा पॉइंट, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी, गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में। ठीक है, हाँ ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक बात है। लेकिन अगर कभी आपसे सवाल पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो ये है और इसका नाम है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी ही है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बनेगा आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो भारत की मुख्य भूमि में कहाँ है, वो इस स्थान पे कहाँ है, वो तो एक द्वीप है। तो मुख्य भूमि का सबसे पूछेगा तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं भाई। भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें मुख्य 6 जोन्स में बांटा गया है। इनको आप देख लो। उत्तरी जोन में आते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान। पूर्वी क्षेत्र में आते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। मध्यवर्ती क्षेत्र में आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते हैं सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, आगे देखो जरा। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक भारत में एक ही टाइम जोन है, मतलब एक ही टाइम जोन मान्य है। यह व्यवस्था 1906 में बनाई गई थी। हालांकि 1948 तक कोलकाता का आधिकारिक समय अलग से निर्धारित होता था। इसका कारण यह था कि 1884 में वाशिंगटन में विश्व के सभी टाइम जोन्स में एक रूपता लाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में तय हुआ कि भारत में 2 टाइम जोन होंगे। ये अंग्रेजों के समय की बात है। इसीलिए कलकत्ता का टाइम जोन दूसरे मान्य टाइम जोन के रूप में प्रचलित रहा। गौरतलब है मुंबई का समय भी 1955 तक अलग से मापा जाता था, हालांकि उसे आधिकारिक तौर पर कभी लागू नहीं किया गया। विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन फ्रांस में है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन किधर है, फ्रांस में है। कितने हैं, 12। अमेरिका में 9 टाइम जोन है और रशिया में 11 टाइम जोन है, ध्यान रखना। ठीक है, 11 समय जोन है। बर्फीले देश अंटार्कटिका की विशालता के कारण यहाँ 10 टाइम जोन है, लेकिन इंडिया में एक ही है, ये भी ध्यान रखना। इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में एक ही है। ब्रिटेन में भी 9 टाइम जोन आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में केवल 8 टाइम जोन है। यहाँ के जब एक हिस्से में सुबह के 5 बजते हैं तो उसी समय दूसरे हिस्से में सुबह के 11 बज चुके होते हैं। और छोटे से देश डेनमार्क में भी 5 टाइम जोन विभाजित हैं। यहाँ पर आप अगर देखना चाहो तो थोड़ा सा आपको मे भी थोड़ा सा बहुत दिखे, यहाँ पे थोड़ा बहुत है ना, ये सब बताया गया है कि कहाँ पर कितने समय जोन हैं। ठीक है, इसको देख लो। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का, एक सेकेंड, हाँ ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, अब इस टॉपिक से किस तरीके से, यानी टाइम से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, या जो हमारा देशांतर समय है, या जो भारत की जो मानक समय रेखा है, इससे किस तरीके के सवाल आते हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। चलिए अब चलिए देखते हैं इस टॉपिक से जो अभी हमने पढ़ा है उससे प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। मैंने अभी क्या बताया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में जो समय का अंतर है वो है 120 मिनट, और 120 मिनट का अंतर हो गया 2 घंटा। तो 2 घंटे का डिफरेंस होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में। अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटे आगे रहता है, गुजरात का पीछे रहता है। क्यों, मतलब ऐसा नहीं है कि घड़ी आगे पीछे, घड़ी तो एक ही है क्योंकि एक ही टाइम जोन है। लेकिन चूंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकल आता है तो यहाँ पर सूर्योदय जल्दी होता है, यहाँ पर बाद में होता है, इसीलिए 2 घंटे का अंतर है। यानी अगर मान लो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्य निकल रहा है तो गुजरात में निकलेगा 8 बजे। इस तरीके से 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अगला सवाल देखो।
ये भी यूपीपीसीएस मेंस में आ चुका है 2010 में। भारतीय मानक समय रेखा किस यामी उत्तर से नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। यानी जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइमलाइन है, जो भारतीय मानक समय रेखा है, वो कहाँ से नहीं गुजरती है। तो यार ये तो आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो भैया टोटल 5 राज्यों से होकर के मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं उनके नाम यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले यूपी से तो खींची गई है मिर्ज़ापुर से। यूपी के नीचे जाओगे तो आएगा एमपी। ठीक है, एमपी के अलावा छत्तीसगढ़, यहाँ लिख देता हूँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से नीचे जाओगे तो ओडिशा। ठीक है, और एक स्टेट और रह गया, ओडिशा से नीचे जाओगे तो आंध्र प्रदेश। तो टोटल 5 राज्य हैं जहाँ से होकर के हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है वो होकर के गुजरती है 5 राज्यों में से। अब पूछ रहा है नहीं गुजरती है, तो इनमें से कौन सा स्टेट है। महाराष्ट्र नहीं गुजरती है, बाकी तो सब आ ही गए। तो इस तरीके के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे ये देखो अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन और जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो अभी हमने देखा कि भारत की मानक समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा में, जो अंतर्राष्ट्रीय समय है उसमें कितना अंतर है। तो भैया 5.5 घंटे का अंतर है। अब इसमें से कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, देखो तो 5.5 घंटे का अंतर है। यानी हमारा जो मानक समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटे है, अंतर है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि कम है कि ज़्यादा है, क्योंकि 5.5 2 है। तो ध्यान रखना हमारा जो मानक समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। तो ये वाला सही होगा, 5.5 घंटे प्लस में है, प्लस में। ठीक है, माइनस में नहीं है, प्लस में है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। एक और देख लो, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया साउदर्न मोस्ट बताया, मैंने आपको नॉर्दर्न मोस्ट बताया, ईस्टर्न मोस्ट बताया और वेस्टर्न मोस्ट बताया। तो यहाँ पे साउदर्न मोस्ट पूछ रहा है भैया, तो साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट हो जाएगा वो है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में। अगर यहाँ पर यही कह देता कि भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु लेकिन मुख्य भूमि पर, तो फिर कन्याकुमारी हो जाता। ठीक है, हाँ। और देख लो आगे पूछ रहा है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया इंदिरा। अब ये अच्छा, यहाँ पर ये भी देखो कैच है कि केवल अंडमान निकोबार से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर भी निकोबार है, यहाँ पर भी निकोबार है। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रेट निकोबार। ध्यान रखना इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरीके के सवाल पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिल जाते हैं भैया। तो वो जगह है कन्याकुमारी। ध्यान रखना साथियों, कन्याकुमारी वो जगह है जहाँ पर 3 समुद्र आपस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में देखो ये है आ गई बंगाल की खाड़ी नीचे तक, ये आ गया अरब सागर नीचे तक, और ये नीचे क्या है, ये हिंद महासागर है। तो कन्याकुमारी वो जगह है जहाँ पर 3 वाटर बॉडी आपस में मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और नीचे इंडियन ओशन। तो इस तरीके से पेपर में सवाल आपके आएंगे। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो होंगे भारत के पड़ोसी देश। पहले इनको पढ़ेंगे, फिर इनसे आने वाले सवालों को लगाएंगे। भैया कमेंट करके मुझे बताओ कि ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और पेपर में अगर इससे सवाल आएंगे तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इतना मुझे ज़रूर बताओ। और जो आपने मुझ पर भरोसा जताया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बीईओ पेपर को उड़ा करके आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक, मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो। SCS आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।